हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कुछ ऐसी कंपनी या स्टॉक्स को एक नए नज़रिए से, जैसा कि रिटेल इन्वेस्टर पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। तो इस वीडियो में बहुत सारी लर्निंग लेसन सीखने को मिलेगा और इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने डी-मार्ट को ले लिया है, लेकिन आप लोग इसे रिलेट कर सकते पूरे रिटेल इंडस्ट्री के सेक्टर से। करेंट टाइम में आरबीआई की कोशिश है इन्फ्लेशन को कम करना। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई रेट हाइक करती है, और जब भी रेट हाइक होता है तो रेट हाइक होने की वजह से मार्केट में डिमांड कम देखने को मिलती है, और जब डिमांड कमती है तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू दोनों ही गिरने लगता है, और ये दोनों जब गिरता है तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में कंटिन्यूस पिटाई देखने को मिलती है। लेकिन इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये चीज़ आरबीआई को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट या आरबीआई ग्रोथ पर फोकस नहीं कर सकती है। तो ग्रोथ को फोकस करने के लिए प्लेटफॉर्म को स्मूथ बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसीलिए आरबीआई हमेशा कोशिश करते रहती है डिमांड को किसी तरह से कम किया जाए। तो इसीलिए रिटेल इंडस्ट्री में जितने भी कंपनियां देखने को मिलती है उन सभी का रिजल्ट ख़राब आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इसलिए क्योंकि जब तक डिमांड कम नहीं होगा तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होने वाला है, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के बाद आरबीआई अपने जितने भी रेट हाइक किए हैं उसे रेट हाइक किए हुए चीज़ को वो नीचे गिराने लगेंगे, यानी कि रेट को लो करने लगेगी, जिससे कंपनी को लोन लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लोगों के पास पैसे आने लगेंगे और फिर वो मार्केट में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, और फिर से इन सभी कंपनियों की डिमांड बढ़ेगी, और फिर कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में एक मेजर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये जो डेटा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये डेटा में आप लोग किसी भी इंडस्ट्री पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे चलते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे हम लोग ये देखेंगे क्या कंपनी के डिमांड कम हो रहे हैं या फिर नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करें तो डिमांड में एक गिरावट देखने को मिल रही है, और वहीं पर ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग देखें तो डिमांड में कोई मेजर फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो डिमांड ऑलमोस्ट सेम सा देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी जितनी एग्रेसिव होकर पहले अपने स्टोर को नई स्टोर को ओपन कर रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला था। शायद मैं सही हूँ तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने मात्र 4 ही स्टोर ओपन किया था, और इसके प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी 15-20 नई स्टोर रीओपन करते ही जा रही थी, और फाइनली इस क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने मात्र 4 ही स्टोर ओपन किया था। तो ये सभी डेटा क्लियरली शो कर रहा है कि डिमांड में थोड़ी गिरावट तो देखने को मिल रही है। अगर इस कंपनी में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिमांड गिरने के बाद ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो कंपनी इजीली अपने ग्रोथ पर फोकस कर सकती है। हम लोग एक रिपोर्ट पर आ चुके हैं जो रिपोर्ट सुब्रमण्यम सर की है, और ये रिपोर्ट 1 महीने पुरानी है, लेकिन इसमें बहुत सारी लर्निंग लेसन सीखने को मिलेगी। ये डेटा रिटेल इंडस्ट्री की है जो कि 2032 तक 2 ट्रिलियन तक ग्रो हो जाएगी। अगर आप लोग इस डेटा को फील नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए इस डेटा को फील मैं करवाता हूँ। करेंट टाइम में भारत के जीडीपी देखें तो करेंट टाइम में भारत की जो जीडीपी है वो है $3.5 ट्रिलियन। आज के टाइम में भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, और 2032 तक रिटेल इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी 2 ट्रिलियन की। तो रिटेल इंडस्ट्री में अभी के टाइम में एक मैसिव ग्रोथ आना बाकी है। अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो वाजिब सी बात है कि उसके अंदर की कंपनियां भी ग्रो कर रही होगी, या फिर यूँ कहें कि जब तक कंपनियां ग्रो नहीं हो सकती है तब तक वो इंडस्ट्री कैसे ग्रो होगी। तो करेंट टाइम में कंपनी के सामने बहुत बड़ा खुला मैदान है जिसे कैप्चर करना अभी बाकी है। इंडियन रिटेल मार्केट 2032 तक सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली मार्केट होगी पूरी दुनिया में। करेंट टाइम में ये इंडस्ट्री 844 बिलियन की है, और इस फील्ड में लगभग 87% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है। तो इसी बात से आप लोग समझ सकते हैं कि 87% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है तो सामने कितनी बड़ी फील्ड खाली है। और इस इंडस्ट्री के जो ग्रोथ रेट होने वाली है वो है 10%,
अगर किसी इंडस्ट्री का ग्रोथ ही 10% है तो उसके अंदर की कंपनी 15-20% की ग्रोथ से ईजिली ग्रो करने वाली है। रिटेल इन्वेस्टर बिना कुछ जाने परखे किसी भी इंडस्ट्री में कितना भी पैसा लगा देते हैं और ये उनकी एक मेजर भूल होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक FMCG सेक्टर में पैसे लगा रहे हो तो FMCG सेक्टर ऑलमोस्ट पूरी तरह से ग्रो हो चुकी है। सपोज दैट एक गांव है जिसमें 1000 लोग रहते हैं और उस गांव में कंपनी 95% लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा दिया है, तो उसके बाद वो कंपनी कितनी ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। वो तो उस कंपनी को सिर्फ 5% पॉपुलेशन के पास और पहुंचना होगा और किसी कारणवश वो 5% पॉपुलेशन के पास भी कंपनी पहुंच जाती है, तो इसमें वो कितनी बड़ी ग्रोथ लेकर आ सकती है आप लोग खुद ही एज्यूम कर सकते हैं। तो करेंट टाइम में FMCG सेक्टर हर गांव, हर मोहल्ले, हर एक कस्बे तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा चुके हैं और इसे ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पटी स्पेस खाली नहीं है। तो जब स्पेस ही खाली नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री नहीं है। इस सेक्टर में कंपनी 95% लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा चुके हैं। अगर FMCG सेक्टर ही ग्रो नहीं कर पा रहा है तो इसके अंदर रहने वाली कंपनी कितनी तेज़ी से ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है। वाजिब सी बात है कि इसके अंदर की कंपनियां बहुत स्लोली आगे बढ़ने वाली है। और इस सेक्टर की कंपटीशन की बात करें तो इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इस सेक्टर में किसी कंपनी को एग्रेसिवली ग्रो करना होगा तो उस कंपनी को कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने होंगे। जैसे कि आप लोग एज्यूम कर चलो या फिर आप उस वक्त को याद करो जब मार्केट में नूडल्स पहली बार आया था, तो वो नूडल के लिए पूरा मार्केट ही खाली था, तो आसानी से ग्रो कर सकता था नूडल्स। तो किसी भी FMCG को एग्रेसिवली ग्रो करने के लिए उसे मार्केट में बहुत सारे नए लिस्टेड प्रोडक्ट लाने होंगे और इतने सारे नए प्रोडक्ट लाना किसी भी कंपनी के लिए आसान बात तो होगी नहीं। एक और सेक्टर की बात करते हैं, ज्वेलरी सेक्टर की। करंट टाइम में अगर हम लोग टाइटन्स को देखें तो टाइटन्स एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे ये कंपनी टाइटन्स लार्ज कैप तो बन चुकी है और ये कितना ज़्यादा ग्रो करेगी। किसी भी कंपनी का ग्रोथ उसके कंपनी के मार्केट कैप पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है। ये डिपेंड करता है कि उस सेक्टर में खाली जगह कितनी है, उस सेक्टर में डिमांड कितनी है, उस सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कितने हैं। और अगर ज्वेलरी सेक्टर को देखें तो ज्वेलरी सेक्टर लगभग 6-7% ही तक ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसलिए मछली का आकार देखना छोड़ दीजिए, फोकस कीजिए कि मछली के आगे कितने सारे शिकार पड़े हुए हैं। और वहीं पे कुछ सेक्टर भी ऐसे होते हैं जो सेक्टर ही पूरी तरह से ठप सेक्टर होते हैं, जैसे कि इंफ्रा का सेक्टर। इंफ्रा के सेक्टर में बहुत सारी आपको अच्छी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस सेक्टर का कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर आप उसके रिटर्न को खोल कर देखें तो 5 सालों में रिटर्न मैक्सिमम 50%, 60% ऐसे ही रिटर्न देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि मार्केट में रिस्क लेकर हम लोग और वो भी 5 सालों का वक्त देकर मात्र 50-60% का रिटर्न कमाए तो वो उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप लोग को ये सभी सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग मेरी बातों को क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग किसी भी इंडस्ट्री के जो कि मैं इस वीडियो में चर्चा किया हूँ उसके जाकर रिटर्न से या फिर उसकी हिस्ट्री जाकर देख लेना। कुछ रिटर्न उसका इंडस्ट्री से देखने को नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि इंफ्रा का सेक्टर हो गया, FMCG सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टर में स्मॉल कैप कंपनी तो थोड़ी बहुत रिटर्न तो दे भी देती है, लेकिन लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी 40-50-60% तक कहीं रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे पाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मार्केट की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, आप इसकी रिटर्न देखो तो 5 सालों में ऑलमोस्ट पैसा तो डबल कर ही देता है। 5 सालों में 100% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दे देता है। लेकिन आप लोग इंफ्रा या फिर FMCG सेक्टर को देखो तो उसके लार्ज कैप कंपनियों का जो एवरेज रिटर्न 5 सालों को होगा वो बिलो एवरेज देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर आप लोग दूसरे सेक्टर को पे नज़र डालोगे, जैसे रिलायंस हो गया या फिर IT सेक्टर हो गया, इन सभी सेक्टर में 5 सालों का रिटर्न एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि इस चैनल का मोटो ही यही है कि रिटेल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग जर्नी को मजबूत बनाना, जिससे वो खुद से डिसीजन लेना सीख सकें। आप किसी का उंगली पकड़कर 4 दिनों तक इन्वेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन एक लंबी उड़ान भरनी है तो लोगों को उंगलियां छोड़कर खुद से दौड़ना सीखना ही होगा। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।